Morning students. In this lecture we are going to discuss some important problems which is based on theorems of circle. Let's come to the problem number 1. In the given figure, O is the center of the circle. Prove that angle x plus angle y इज इक्वल्स टू एंगल जेड. हमें क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आपको डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में. फर्स्ट थिंग एंड क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल. O जो है सर्किल का सेंटर है और यू हैव टू शो दैट कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z. इसे क्या करना है, इसे हमें शो करना है. इस रिजल्ट के लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, दिखने में बहुत ही लेंदी दिखेगा, बहुत ही टिपिकल दिखेगा, बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. अब अगर बात करते हैं तो ध्यान से अगर देखने की कोशिश करिए तो हमसे जिन चीज़ों के बारे में पूछा गया है वो चीज़ें हैं x, y और z. तो कहीं ना कहीं कुछ हम ऐसी चीज़ों के लिए प्रोसीड करेंगे जहाँ पर x, y और z से रिलेटेड चीज़ें आएँ. तो अगर बच्चों हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से ट्रायंगल अगर आप देखिए तो आपको एक ट्रायंगल मिल रहा होगा, ट्रायंगल दिस वन. ये ट्रायंगल अगर आप देखने की कोशिश करिए, ट्रायंगल ACF में अगर आप लोग बच्चों आइए तो हुआ क्या है कि साइड CF की साइड आपको एक्सटेंड होती हुई दिख रही है. अब जब CF की साइड एक्सटेंड होती हुई दिख रही है तो एंगल Y एज अ एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के लिए वर्क करेगा. अब जब एंगल Y इस ट्रायंगल ACF के लिए एक्सटीरियर एंगल की तरीके से वर्क करेगा तो हम कह सकते हैं कि एंगल Y जो है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा. सो वी कैन से दैट फ्रॉम हियर दैट एंगल Y इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. तो एक चीज़ तो यहाँ से हमें मिल गई एंगल Y के लिए. तो हम अगर ये कहें बेसिकली कि इन ट्रायंगल ACF की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिली, यहाँ से हमें ये मिला कि एंगल Y जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल है. ठीक, बहुत ही इजी सा है. यहाँ पर हमने बताया कि ऐसी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि ये एज अ एक्सटीरियर एंगल वर्क कर रहा था. ठीक, अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की. दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है. अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x को भी कहीं ना कहीं यूज़ करना है. अब जब x को यूज़ करना है तो x के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन से ट्रायंगल में x आ रहा है. तो देखने की कोशिश करते हैं तो AED में जो है हमको क्या मिल रहा है, ट्रायंगल x मिल रहा है. तो अगर आप देखने की फिर से कोशिश करिए तो आपके पास है ट्रायंगल AED. ये देखिए ट्रायंगल AED आपको मिला और साइड ED को बच्चों आपने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया. तो एंगल 4 जो है एज अ एक्सटीरियर एंगल वर्क करेगा ट्रायंगल AED में. तो हमने यहाँ से कहा इन ट्रायंगल AED एक्सटीरियर एंगल 4 इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स दैट इज 1 प्लस x. तो हो गया ये आपको मिल गया 1 प्लस x. इसे हमने कह दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 2. ठीक, बहुत ईजी था. अब इसके बाद हमने कह दिया, क्या चीज़ कह दिया हमने, अगर आप देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए तो यहाँ से हमें क्या चीज़ मिलनी चाहिए. अब इसी तरीके से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हम इसे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल x. तो हम इसे एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू एंगल 4 भी लिख सकते हैं, एंगल 4 भी लिख सकते हैं. इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. अब बेटा अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिली, एक इक्वेशन हमें ये मिली और एक इक्वेशन हमें ये मिली. अब आप क्या कर लीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करोगे बच्चों तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करिए तो डेफिनेटली आपको मिलेगा क्या, एंगल क्या क्या चीज़ें मिली, ध्यान से देखिए. एंगल यहाँ से मिला एंगल 1 प्लस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4. ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें मिल गई. हमने किया क्या, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया. अब जब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड किया तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे, कैंसिल आउट हो गए. और देखने की कोशिश करिए तो हमें यहाँ से क्या मिला, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4.
अब इसी क्वेश्चन में देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये रहा आपका आर्क ए बी, और आर्क ए बी के थ्रू अगर देखिए तो एंगल 3 और एंगल 4 ये सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स हैं। दो जो एंगल सेम सेगमेंट में बनते हैं वो ऑलरेडी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों ही क्या हो जाएंगे, यहाँ से इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दे आर द एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो हमने यहाँ से क्या कह दिया बच्चों, हमने यहाँ से कह दिया कि अगर आप देखने की कोशिश करिए तो एंगल 3 जो है इज इक्वल्स टू, सिंस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, बिकॉज एंगल्स इन सेम सेगमेंट के जो एंगल होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 3 और 4 के इक्वल हो गया। तो अब अगर हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में x प्लस वाई के प्लेस पे x प्लस वाई रहने दीजिए, और यहाँ पर एंगल 3 के प्लेस पे एंगल 3 रहने दीजिए, और 4 के प्लेस पे आपने यहाँ पर एंगल 3 पुट कर दिया। तो बेटा बच्चों आपको मिलेगा एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3। ये चीज़ हमें मिल गई, ठीक है। अब आते हैं, चेक करते हैं कि 2 टाइम्स एंगल 3 का मतलब क्या हुआ। बेटा अगर आप देखने की यहाँ से अगर कोशिश करिए तो होगा क्या कि ये आपके पास है आर्क ए बी, ठीक। आर्क ए बी के थ्रू आपने क्या किया, यहाँ पर सर्किल के किसी पॉइंट पे एंगल ड्रॉ किया, दैट इज एंगल 3। ये रहा आर्क ए बी है, आर्क ए बी के थ्रू सर्किल के किसी पॉइंट सी पे जो है हमें मिला एंगल 3, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो एंगल ए सी बी जो था वो आपको मिल गया था, क्या मिला, एंगल ए सी बी जो था आपको वो मिला था एंगल 3 यहाँ पर है, ठीक। अब लेकिन अगर यहाँ से हम बात करते हैं, अगर इसी आर्क के थ्रू हम चेक करें, आर्क के थ्रू अगर हम यहाँ पर आए, सर्किल के सेंटर की बात करें, तो एंगल ए ओ बी जो है वो यहाँ से क्या है, z डिग्री के इक्वल है, एंगल z के इक्वल है। अब आपको पता है, क्या चीज़ पता है आपको, ये चीज़ पता है कि सेम आर्क के थ्रू सर्किल के सेंटर पे बनने वाला एंगल उसी सेम आर्क के थ्रू सर्किल के किसी और पॉइंट पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं, वी नो दैट, क्या चीज़ कह सकते हैं कि एंगल z जो है, मीन्स वी नो दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, और एंगल ए ओ बी मतलब एंगल z दे रखा है यहाँ पर, और 2 टाइम्स ए सी बी जो है एंगल 3 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3 का मतलब हो गया यहाँ से z, एंगल z। और यही चीज़ हम लोगों को क्या करनी थी, यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी थी। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर आते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है और कहा जा रहा है कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। O जो है सर्किल का सेंटर है। कह रहे हैं प्रूफ दैट एक्स ओ जेड, यू हैव टू शो दैट कि ये जो एंगल बन रहा है एक्स ओ जेड, ये एक्स जेड वाई इसका, इस एंगल का और इस एंगल का क्या है, सम है, ठीक है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड का यूज़ करना है। इसके सल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। अगर हम इसके सल्यूशन पे आते हैं बच्चों तो देखिए करना क्या है, इसके सल्यूशन पे आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में जैसे कि जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया उस जगह पे जो है इसको ज्वाइन कर दिया गया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में जो है पॉइंट ओ और वाई को ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो ऐसे ही दे देते हैं। तो आप जानते रहेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में ओ और वाई को क्या करना है, ज्वाइन करना है। इससे जो है आपका थोड़ा सा वर्क ईजी हो जाएगा। अब पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ इस क्वेश्चन को। आपको क्या शो करना है, एक्स ओ जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्स जेड वाई प्लस वाई जेड एक्स, ये चीज़ हम लोगों को क्या करना है, शो करना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये रहा आपका आर्क एक्स वाई, ठीक, आर्क एक्स वाई है। आर्क एक्स वाई की बात करते हैं बच्चों तो देखो आर्क एक्स वाई के थ्रू यहाँ पर देखेंगे हम कि कितने एंगल बन रहे हैं। तो आर्क एक्स वाई के थ्रू अगर आप देखने की कोशिश करिए तो एक एंगल आपको ये मिला एक्स ओ वाई, जो कि कहाँ पे मिल रहा है, सर्किल के सेंटर पे मिल रहा है। फिर इसी आर्क एक्स वाई के थ्रू अगर हम देखते हैं तो हमें एक एंगल यहाँ पर ये मिलता है, कौन सा एंगल,
एक्स जेड वाई, जो कि सर्किल के किसी पॉइंट जेड पर है। ठीक, तो बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करिए। क्या मैंने बोला, ये रहा आर्क एक्स वाई। आर्क एक्स वाई के थ्रू ही हमको क्या मिल रहा है, सर्किल के सेंटर पे एक एंगल मिल रहा है, दैट इज एक्स ओ वाई। और इसी आर्क एक्स वाई के थ्रू सर्किल के पॉइंट जेड पे हमें क्या मिल रहा है, एक दूसरा एंगल मिल रहा है, दैट इज एक्स जेड वाई। ये चीज़ हमें मिल गई। अब बेटा अगर इस तरीके की चीज़ें हमें मिल रही हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है, क्या चीज़ पता है कि सेंटर पे बनने वाला एंगल किसी और पॉइंट पे बनने वाले एंगल का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस एक्स वाई इज एन आर्क, एक्स वाई आपका आर्क है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है, दैट इज एंगल एक्स ओ वाई, वो क्या है, वो पॉइंट जेड पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स जेड वाई, 2 टाइम्स एक्स जेड वाई। ठीक, ये चीज़ हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने कह दिया। अब मैं लिख नहीं रही हूँ, इसमें लिखने का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप समझते रहिएगा। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस की बात करते हैं बेटा, तो वाई जेड जो है एज एन आर्क वर्क कर रहा है। और वाई जेड के केस में अगर देखिए तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये वाई जेड है, आर्क वाई जेड, और ये सर्किल के सेंटर पे एंगल बन रहा है वाई जेड के थ्रू। और जब वाई जेड के थ्रू सर्किल के सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, और यही आर्क वाई जेड जो है, इसी आर्क वाई जेड के थ्रू अगर आप देखिए तो पॉइंट ये एक्स पे भी, ये आर्क वाई जेड है, इसी के थ्रू जो है ये देखिए पॉइंट एक्स पे भी क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो हमने यहाँ से क्या कह दिया, ऑल्सो वाई जेड इज एन आर्क, वाई जेड एज एन आर्क एक्ट कर रहा है। और कह सकते हैं हम कि एंगल जो वाई ओ जेड होगा, वाई ओ जेड का मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये पॉइंट पे बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स, हम कह सकते हैं 2 टाइम्स जेड एक्स वाई, 2 टाइम्स जेड एक्स वाई के क्या हो जाएगा, जेड एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ हमें मिल गई, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है, आपके पास क्या है, एक्स ओ जेड है, एक्स ओ जेड, इसका मतलब इस एंगल और इस एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो हमें एक्स ओ जेड मिल जाएगा। तो कर दीजिए, क्या करना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, एक्स ओ वाई प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल एक्स जेड वाई प्लस 2 टाइम्स एंगल वाई एक्स जेड। अब क्या करिए, एक्स ओ वाई प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू, यहाँ से एंगल एक्स ओ जेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ से एक्स जेड वाई प्लस वाई एक्स जेड। ये चीज़ आपको मिल गई। तो यही चीज़ आपको शायद प्रूफ करनी थी, और बहुत ही ईजी सा प्रूफ था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्किल, कह रहे हैं कि किसी सर्किल में अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स लेते हैं और दोनों ही सर्किल में इंटरसेक्ट होती हैं एक दूसरे से, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, किसी एक कॉर्ड का सेगमेंट करस्पॉन्डिंगली दूसरे कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ कि इनका कहने का मतलब क्या है। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सर्किल है, ले लिया सर्किल आपने, हमने सपोज कर लिया कि लेट देयर बी अ सर्किल। अब करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। इफ़ 2 कॉर्ड्स ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्किल, हमने सपोज कर लिया कि आपके पास सर्किल में क्या है, 2 कॉर्ड्स हैं। सपोज करिए एक कॉर्ड आपका ये हो गया, इसको हमने कह दिया एक कॉर्ड, और दूसरा कॉर्ड आपका ये हो गया। ठीक, इस कॉर्ड को हम कह देते हैं कॉर्ड ए बी, और बच्चों इस कॉर्ड को हम कह देते हैं कॉर्ड सी डी। ठीक, कह रहे हैं कि अगर 2 कॉर्ड सर्किल के किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट एक्स पे इंटरसेक्ट करता है, कह रहे हैं कि इनसे बने हुए जो सेगमेंट मिलेंगे, मतलब ये कॉर्ड ए बी है,
कॉर्ड ए बी के इंटरसेक्शन के बाद जो सेगमेंट बनते हैं, मतलब उनके जो पार्ट्स मिलते हैं, जैसे लाइन का छोटा सा पार्ट लाइन सेगमेंट होता है, उसी तरीके से कॉर्ड के पार्ट्स को हम सेगमेंट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि इनसे जो आपको सेगमेंट्स मिलेंगे वो करस्पॉन्डिंग दूसरे कॉर्ड के सेगमेंट की क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये जो सेगमेंट मिल रहा है ए एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये दूसरे वाले कॉर्ड के जो है डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। और जो दूसरा सेगमेंट मिल रहा है एक्स बी, ये दूसरे वाले कॉर्ड जो है सी एक्स के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये कहने का इनका मतलब है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इसमें हम लोगों को कुछ बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं गिवन। गिवन देखो क्या है, ए बी, अच्छा हाँ यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि ये जो कॉर्ड्स हैं दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम कहेंगे ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स intersecting at x such that क्या ए बी जो है, ए बी की लेंथ जो है सी डी के इक्वल है। हमने कह दिया ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब शो क्या करना है, टू शो वी हैव टू शो दैट, क्या चीज़ शो करनी है बच्चों, हमें शो करना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स हैं, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। वी हैव टू शो दैट कि ए एक्स जो है डी एक्स के इक्वल है। टू शो ए एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, एंड दूसरा हमें शो करना है क्या चीज़, सी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, और इसका जो ए बी का दूसरा पार्ट बचा दैट इज़ बी एक्स, और सी डी का जो दूसरा पार्ट बचा दैट इज़ सी एक्स। और हमें शो करना है क्या चीज़, बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। ये चीज़ हमें शो करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। अब प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ में थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चों हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना। हम सबसे पहले जो है ये कॉर्ड ए बी है, कॉर्ड ए बी पे सर्किल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पर सर्किल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो हमने यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका नेम, इसकी नेमिंग हमने कह दी ओ एम। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉर्ड सी डी पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसकी नेमिंग कर देंगे, और ये रहा ओ पॉइंट सर्किल का सेंटर, और ये हो गया एन। अब करना क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमने कहा ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है। ठीक, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब करना क्या है, देखो अब ध्यान से समझो। ए बी कॉर्ड है, ओ एम परपेंडिकुलर है। अब तुम्हें क्या पता है, तो तुम्हें ये पता है कि अगर सर्किल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इस वाले क्वेश्चन में कई सारे रिजल्ट यूज़ होने हैं आप लोगों के। तो हमने क्या कहा, हमने कहा वी नो दैट perpendicular drawn from center bisects the chord, कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब जब बच्चों कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए एम जो है बी एम के इक्वल है, ए एम जो है बी एम के इक्वल हो जाएगा, और इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ए बी का हाफ है, ए बी का हाफ है। सिमिलरली हम कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं सिमिलरली, कि सी डी को क्या कर रहा है, ओ एन जो है सी डी, देखो क्या हुआ, सेंटर से कोई यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो सी डी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो हमने कह दिया सिमिलरली सी एन इज इक्वल टू डी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो ये चीज़ आपको मिल गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, देखो क्या चीज़ दे रखी है। क्वेश्चन में दे रखा है कि बोथ कॉर्ड आर इक्वल टू ईच अदर। गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी जो है हाफ ऑफ सी डी के इक्वल हो जाएगा। हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी के इक्वल हो गया, तो ए बी का हाफ क्या है, ए एम है, और जो है सी डी का हाफ यहाँ से अगर देखें तो डी एन है। क्योंकि हमको ए एक्स को डी एक्स के इक्वल प्रूफ करना है, तो एक बार हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ए बी के साथ हम किसको कंसीडर करेंगे, ए बी के साथ हम कंसीडर कर लेंगे ए एम वाले को। तो हमने ए बी के हाफ को बोल दिया ए एम,
और सी डी के हाफ को हमने क्या ले लिया, सी डी के हाफ को हमने सी एन की जगह डी एन लिया। इसलिए डी एन लिया क्योंकि यहाँ पर डी एक्स है, ठीक है, हमको क्योंकि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट को प्रूव करना है इक्वल, इसलिए हमने ये वाला और ये वाला चूज़ किया। ठीक, अगले वाले में जो है दूसरा वाला चूज़ करेंगे। फिर से अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी का मतलब यहाँ से क्या हो गया, एम बी बी एम, और हाफ ऑफ सी डी जो है किसके इक्वल हो गया, सी एन के इक्वल हो गया, सी एन के इक्वल हो गया। यहाँ पर हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब ध्यान से समझिए, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए एम इज इक्वल टू डी एन, और दूसरी चीज़ हमें मिल गई, क्या चीज़ हमें मिल गई, एम बी इज इक्वल टू सी एन। ठीक, ध्यान समझना, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो बच्चों और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें थोड़ी सी कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी पड़ेगी। ट्राइंगल ओ एम एक्स देखिए और ओ एन एक्स देखिए। तो हमने कहा इन ट्राइंगल ओ एम एक्स एंड ट्राइंगल ओ एन एक्स और ओ एन एक्स में अगर आप देखिए तो चाहे आर एच एस क्राइटेरिया लगा दीजिए, चाहे जो है एंगल वाला ही लगा दीजिए। तो एंगल ओ एम एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ एन एक्स। ठीक है, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। एंगल जो है हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको 90 डिग्री कंसीडर कर रखा है। फिर इसके बाद दोनों में ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स है, ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स मिल गया हमें कॉमन। और अगर अभी आप देखने की कोशिश करिए तो जो है एक चीज़ हमें यहाँ पे और रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, अब क्या था, हमने आपसे ये बताया था, आपको एक थ्योरम के थ्रू ये बताया था कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक, हमने कहा था कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये बी और सी डी जो है इक्वल कॉर्ड्स है ना, तो हमने थ्योरम आपको बताई थी कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है, वो जो है सर्किल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है ए बी और सी डी दे आर इक्वल कॉर्ड और सर्किल के सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो मतलब सर्किल के सेंटर से ये ओ एम डिस्टेंस पे है और सी डी सर्किल के सेंटर से ओ एन डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ओ एम ओ एन के इक्वल हो जाएगा। तो हमने कह दिया ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। अब तीन चीज़ें करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गई तो हमने कह दिया देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम एक्स जो है ट्राइंगल ओ एन एक्स के क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब बाय आर एच एस क्राइटेरिया कह सकते हैं या कोई भी क्राइटेरिया कह सकते हैं। फिर उसके बाद जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एम एक्स जो है एम एक्स इज इक्वल टू हमें मिल गया एन एक्स। एम एक्स किसके इक्वल हो गया, एन एक्स के इक्वल हो गया इसका बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। ठीक है, अब आइए आप इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 3 में आपको बच्चों क्या चाहिए, आपको प्रूफ करना है ए एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ए एक्स जो है डी एक्स के इक्वल है। ए एक्स क्या है, ए एक्स है ए एम प्लस एम एक्स और डी एक्स क्या है एक्स एन प्लस डी एन। तो हम कह सकते हैं यहाँ से देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 और 3 को क्या कर दें, ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा, ए एम प्लस एम एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 1 क्या है डी एन प्लस एन एक्स, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब ए एम प्लस एम एक्स, ए एम प्लस एम एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स और डी एन प्लस एन एक्स क्या हो जाएगा, डी एन प्लस एन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो एक पार्ट हमको ये प्रूव करना था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है सी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 में से अगर आपने इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, एम बी माइनस एम एक्स इज इक्वल टू सी एन माइनस एन एक्स। एम बी रहा ये, एम बी में से आपने क्या किया, एम बी में से एम एक्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस पूरे में से ये हटा दिया तो क्या बचा, बी एक्स बचा। और
Cx रहा ये, Cn में से अगर आपने Nx को हटा दिया, ये रहा Cn में से Nx को हटाया तो बचा Cx और दूसरी चीज़ हमें ये प्रूव करनी थी। तो बहुत ही इजी था ये। बस यहाँ पर प्रूफ क्या करना था कि अगर आपके पास कोई सर्किल दिया हुआ है और उसके दो इक्वल कॉर्ड्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो कह रहे हैं उनके जो कॉर्ड्स के करस्पॉन्डिंग, दोनों कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होते हैं, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन से होते हैं? जैसे ये कॉर्ड ए बी है तो इसका सेगमेंट इस वाले सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला होगा, इस वाले सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये वाला होगा, इसका ये वाला सेगमेंट होगा और इस वाले का ये वाला।